तो बेटा वेक्टर और प्रोबेबिलिटी वाला हमारा रिवीजन हो चुका है चैप्टर्स, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आज हम लोग 3D ज्योमेट्री। ठीक है, अब देखो बेटा 3D ज्योमेट्री के अंदर दो चीजें हैं, एक लाइन और एक प्लेन। ठीक है, उन्हीं को डिटेल्स में पढ़ना है हमारे को। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइन के बारे में। अब लाइन के लिए सबसे पहली चीज जो आपके पास आएगी कि अगर लाइन के पास आपके पास दो पॉइंट है लाइन के ऊपर, एक है x1 y1 z1 और दूसरा क्या है x2 y2 एंड z2। तो अगर आपके पास लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हैं तो आप इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हो, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या बनेंगे हमारे पास, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। और इन्हीं को ही हम डिनोट करते हैं किससे, ए बी और सी से। ठीक है, तो अगर लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हैं हमारे पास तो उससे हमारे को क्या मिल जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज, और उनको डिनोट करेंगे ए बी सी से। और अगर डायरेक्शन रेशियोज है तो हमने कल भी पढ़ा था, तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए बी, जिसको हम डिनोट करेंगे एल एम और एन से। अगेन एल किसके इक्वल होगा, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सिमिलरली सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर लाइन के ऊपर दो पॉइंट है तो उससे आप डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो पहले, और फिर उसकी हेल्प से क्या फाइंड आउट कर सकते हो आप, डायरेक्शन कोसाइन्स। ठीक है, और जो रूल हमने पहले पढ़ा था वो वैलिड रहेगा कि एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के। और अगर लाइन आपके पास एंगल बना रही है x, y और z के साथ, कौन कौन सा, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो आपको पता है कि जो l है वो किसके इक्वल हो जाता है, cos अल्फा के, m इक्वल हो जाता है cos बीटा के, और n इक्वल हो जाता है cos गामा के। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो 1 था वो यहाँ पर भी क्या रहेगा कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा किसके इक्वल आ जाएगा, 1। ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपके पास उसमें इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो इसको भी हम लोग लाइन के अंदर ही पढ़ लेंगे। अब जो मेन चीज लाइन के अंदर आती है वो आती है बेटा इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए ओनली 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। अगर ये दो चीजें आपको पता लग गई तो आप लाइन की इक्वेशन निकाल लीजिए। ठीक है, पहली चीज क्या है बेटा, एक ऐसा पॉइंट विच लाइज ऑन लाइन, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही हो। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं एक ऐसा पॉइंट जो लाइन के ऊपर लाई करता हो। और दूसरी चीज क्या चाहिए होगी हमारे को, डायरेक्शन रेशियोज। बट डायरेक्शन रेशियोज किसके, या तो लाइन के खुद के ऑफलाइन इटसेल्फ चल जाए, और ऑफ पैरेलल वेक्टर, या फिर कोई लाइन है, अगर जिस लाइन की आप इक्वेशन निकाल रहे हो उसके पैरेलल कोई अगर वेक्टर है, या फिर उसके पैरेलल अगर कोई एक लाइन है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज है, तो भी आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। या फिर किसके, और ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन, अगर लाइन के परपेंडिकुलर कोई प्लेन है तो या फिर उसके डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर आपको ये दो चीजें पता है तो आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं इन एनी केस। ठीक है, किसी भी केस में आप लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं।
जो पॉइंट है उसका मतलब हमें चाहिए किसी तरह से x1 y1 और z1 जो डिनोट करेंगे, और डायरेक्शन रेशियो मतलब a b और c। तो अगर ये x1 y1 z1 और ये a b c अगर मुझे पता लग गए तो मुझे लाइन की इक्वेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म में क्या निकाल सकता हूं, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो ये लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन होती है, और इसी को अगर आपको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाना तो कैसे करेंगे, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। a वेक्टर क्या होता है बेटा हमारे पास, पोजीशन वेक्टर, किसका, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट का। ये वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, किसका, जो पॉइंट लाई करता है लाइन पर, या फिर लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही होती है उसका पोजीशन वेक्टर। आई बात समझ में बेटा सबको ये? और ये क्या बनेगा हमारे पास, ए वेक्टर इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 की कैप, बिकॉज जो पॉइंट है वो कौन सा है, x1 y1 z1, तो उसका पोजीशन वेक्टर यही बनेगा। और बी वेक्टर क्या बनता है बेटा हमारे पास, वेक्टर फॉर्म्ड बाय डायरेक्शन रेशियोस। तो बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के। इतनी बात समझ में आई बेटा सबको? तो दो तरीके हैं हमारे पास, तो दो चीजें चाहिए हमारे को लाइन की इक्वेशन निकालनी। तो अब आपको अलग अलग फॉर्म याद नहीं रखनी, सब यही याद रखना है कि भाई लाइन की इक्वेशन निकालनी तो कितने चीजें चाहिए हमारे को, ये दो चीजें चाहिए, दैट्स इट। अब देखो जो क्वेश्चन में वैरायटी तैयार होती है वो कैसे होती है, ये आपको दे रखा है कि लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, कि पॉइंट जब तक नहीं होगा तो काम बनेगा नहीं, और दूसरी लाइन की क्या है, पैरेलल है। तो जो लाइन पैरेलल है उसकी इक्वेशन दे रखी होगी आपको, आप डायरेक्शन रेशियोज यूज कर सकते हो उसके, ठीक है, या फिर पैरेलल वेक्टर उसके डायरेक्शन रेशियो भी यूज कर सकते हैं, या फिर परपेंडिकुलर प्लेन, ठीक है। अब प्लेन वाला जो है वो भी हम क्वेश्चंस के साथ देखेंगे कि भाई प्लेन में परपेंडिकुलर क्यों होता है, ठीक है। तो एक बार जैसे कि समझना चाहो, अगर ये लाइन है मेरी जिसकी इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये पास कर रही है पॉइंट ए से जिसकी कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और z1, ठीक है। अब ये लाइन जो है एक प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये प्लेन हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा वो लाइन की क्या हो जाएगा, पैरेलल। नॉर्मल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, कि प्लेन के ऊपर एक ऐसा परपेंडिकुलर जो कहां से आ रहा है, ओरिजिन से। नॉर्मल वेक्टर का मतलब भी क्या होता है, परपेंडिकुलर, बट वो परपेंडिकुलर कहां से आ रहा है, कंपल्सरी फ्रॉम ओरिजिन। तो बेटा दो परपेंडिकुलर चीजें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये सेम सरफेस पे अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है तो वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो एक्चुअली किसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं, नॉर्मल वेक्टर के। और जब आपके पास दो चीजें पैरेलल है तो आप डायरेक्शन रेशियोज को क्या देते हो, सेम यूज कर सकते हो कैलकुलेशन पर्पस के लिए, ठीक है। तो यहां से हमारे पास इसलिए परपेंडिकुलर प्लेन है। तो लाइन में इक्वेशन फाइंड आउट करने वाली सिर्फ इतनी ही, यही कॉन्सेप्ट है, ये दो चीजें चाहिए, पहली पॉइंट और दूसरा डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। ये नोट करो। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं हम लोग किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, नोट कर लो बेटा इसको। हाँ मैं फ्री नहीं हो पाया जल्दी। डन बेटा,
अब एनसीईआरटी ओपन कर लो। एक्सरसाइज 10.2 पर आ जाओ बच्चे सारे। सॉरी 11.2। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। तो आपको पॉइंट दे रखा है which passes through 1 2 3 and is parallel to 3 I cap plus 2 j cap minus 2 k cap। तो दो चीजें चाहिए हमारे को। पॉइंट दे रखा है, यानी क्या दे रखा है हमारे को? पॉइंट एस, पॉइंट क्या बेटा हमारे पास 1 2 3 और क्या दे रखा है, यानी पैरेलल वेक्टर दे रखा है। तो जो पैरेलल वेक्टर है उसी को हमने बी वेक्टर मान लेते हैं। कितना दे रखा है बेटा आपको? ठीक है। सो देयरफॉर अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं तो क्या बनेगी बताओ? x माइनस अपॉन 3, ठीक है, इक्वल टू अपॉन इक्वल टू अपॉन माइनस, ठीक है बेटा। और अगर इसी को मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? r वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर बन जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स, और बी वेक्टर तो आपको दे ही रखा है। ठीक है, तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था। सेम ऐसे फिफ्थ देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। तो इस बार जो पॉइंट है वो आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? बोलो, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 2 -1, 4, ठीक है। और साथ में क्या दे रखा है? मतलब क्या दे रखा है आपको? बी वेक्टर दे रखा है। तो यानी क्या मिल गया मुझे उससे? ए बी और सी मिल गया। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, कोई डाउट तो नहीं इसमें? सेम आ जाओ बेटा 6 पर, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट। तो मुझे पॉइंट मिल गया। अब दूसरी चीज क्या चाहिए मुझे? डायरेक्शन रेशियोज। तो आगे उसके लिए बोला है पैरेलल टू द लाइन। तो अगर दो लाइंस पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियोज हम क्या यूज करेंगे? सेम यूज करेंगे। तो जो दूसरी लाइन गिवन है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? 3 5 और 6। बट ध्यान रखना उसके लिए जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होना चाहिए कि x, y और z के जो कोफिशिएंट्स है वो कितने होने चाहिए? 1। अगर वो 1 नहीं है तो पहले आपको उनको 1 बनाना पड़ेगा, फिर आप जो डिनोमिनेटर में आएंगे उनके डायरेक्शन रेशियोज को यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? और पैरेलल वाले केस में थोड़ा सा लिखने पे आपको ध्यान देना है। आप लिखोगे कि जैसे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन गिवन, वो क्या होंगे हमारे पास बेटा? 3 5 और 6 ऐसे लिखोगे। सो देयरफॉर आप ऐसे लिखना कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कितने हो जाएंगे? 3 के 5 के
6 के, बिकॉज हम यूज सेम करते हैं कैलकुलेशन पर्पज के लिए, बट वो एक्चुअली में सेम नहीं होते, वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शन होते हैं। और पॉइंट क्या गिवन था आपको, -2, 4 और -5। सो देखो आपके पास कार्टेशियन फॉर्म क्या बन जाएगी, x + 2 अपॉन में 3k इक्वल टू y -4 अपॉन में 5k इक्वल टू क्या देगा, z + 5 अपॉन में 6k। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, जो कॉमन चीज है वो क्या कर दोगे आप, अपने आप ही हटा दोगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक बार इक्वेशन आ जाएगी। इसकी जब आप वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर कितना बनेगा, -2i कैप 4j कैप a कैप प्लस आगे जब देखो लैम्डा टाइम्स लिखोगे ना, तो पहले आप ये लिखोगे क्या, 3k i कैप प्लस 3k सॉरी 5k j कैप प्लस 6k k कैप। तो आप k कॉमन ले सकते हो और वो भी कांस्टेंट में आ जाएगा, और कांस्टेंट चेंज करके क्या लिख देना है, न्यू 3i + 5 प्लस, ठीक है, कांस्टेंट चेंज करके लैम्डा की जगह क्या लिख देना, बट आंसर पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, पर 1 मार्क का आने ही नहीं है। ठीक है, अगर 2 मार्कर में आएगा तो आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा। हाँ, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। नेक्स्ट बेटा 7th क्वेश्चन देखो, आपको कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, इससे आपको वेक्टर फॉर्म निकालनी। तो देखो 7th क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी आपके पास, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर क्या होता है, a वेक्टर होता क्या है, पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर, पॉइंट, कौन सा पॉइंट, हाँ लाइन जिसके थ्रू पास करिए या जो लाइन के ऊपर लाई करे। तो बेटा इस बार वो क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर बताओ, वेक्टर की फॉर्म में 5i कैप -4j कैप शाबाश प्लस 6k कैप, और जो b वेक्टर बनेगा वो किससे बनता है, dr से, और dr कितने हैं इस बार +2। ठीक है, तो बेटा अगर किसी भी इक्वेशन को कार्टेशियन से वेक्टर में करना है या वेक्टर से कार्टेशियन में करना है, हो जाएगा आराम से, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइंस दैट पासेस थ्रू ओरिजिन एंड पॉइंट। अगेन आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, किसी भी एक पॉइंट को ले सकते हो। तो मेरे पास क्या बन गई फॉर्म, x -0 इक्वल टू y -0 इक्वल टू z -0, और जो वो एक पॉइंट है मैंने ओरिजिन ले लिया। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या रहेगी, डायरेक्शन रेशियोज। लाइन अगर 2 पॉइंट से पास करती है तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं, खत्म काम उसका आगे। तो डायरेक्शन रेशियोज में क्या आ जाएगा, सबसे पहले 5 -0, पहले मैं एक बार समझाने के लिए, नेक्स्ट क्या आ जाएगा -2 -0, फिर तो दिक्कत बेटा इसमें, डायरेक्ट क्वेश्चन 8th पर आ जाओ, 9th पर आ जाओ। हाँ, अगर आप उसको x -5 y +2 z -3 लिख रहे हो, फिर आपको डिनोमिनेटर में ध्यान रखना पड़ता है, आप क्या लिखते हैं 0 -5, वो ध्यान रखना उसमें कि अगर आपने x1 y1 z1 5 -2 3 को माना है तो x2 y2 z2 क्या बन जाएंगे आपके ओरिजिनल, तो फिर वो डिनोमिनेटर में साइन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन बेटा सेम है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स। अगेन एक पॉइंट का यूज करके x1 y1 z1 और दूसरे से x2 x1 करके डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपके पास दैट इज
एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब ये टॉपिक वैसे तो लिखा हुआ है आपके पास शायद डिलीटेड पोर्शन में है ना, बट क्वेश्चन बनते हैं इसमें, मतलब स्कूल्स में भी आपसे पूछे ही गए कि अगर डायरेक्टली एंगल नहीं पूछा और आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा हो तो भी क्या करना है आपको, उसमें एंगल का यूज तो करना है। तो अगर दो लाइन्स हैं उनके बीच में एंगल का फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू मॉड a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर और प्लस c2 स्क्वायर। तो डायरेक्टली एंगल निकालने के लिए क्वेश्चन ना आए, बट जब हम कंडीशंस पढ़ रहे हैं वो आ सकती हैं कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है दैट मींस थीटा 90 डिग्री है, और अगर थीटा 90 डिग्री है तो एंगल क्या बनेगा cos 90 डिग्री। वैल्यू क्या बनेगी cos 90। cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यानी कंडीशन क्या आ जाएगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके इक्वल आ जाएगा 0। इसी तरह से अगर दो लाइंस पैरेलल है तो जो डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या हो जाएंगे आपस में प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। तो दिक्कत यहाँ तक अगर हम क्वेश्चन देखें बेटा 10th क्वेश्चन देखो फटाफट, आपको बोला है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, तो मेरे को सिर्फ ये बताते जाओ, कर लो नोट कर लो। क्लियर हो बेटा। अब 10th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट देखो और मुझे बताओ कि a1 b1 c1 कितने आएंगे। गलत, a1 b1 c1 x1 y1 z1 इसलिए पढ़वाया कि याद रहे। क्या आएंगे a1 b1 c1 3 2 और 6 और a2 b2 c2 1 2 2। ऐसे बेटा सेकंड पार्ट में फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेंगे और सेकंड लाइन के 11th में फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेंगे। ध्यान रखना जब कार्टेशियन में हो तो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स कितने होने चाहिए +1 और सेकंड लाइन के और सेकंड पार्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और सेकंड लाइन के। 12th क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो द लाइंस आर एट राइट एंगल। तो बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट क्या नहीं है +1 नहीं है, तो ठीक करने पड़ेंगे। तो अगर मैं 12th क्वेश्चन की बात करूं तो जो फर्स्ट लाइन है वो आपको दे रखी है 1 माइनस एक्स बाई 3 इक्वल टू 7y माइनस 14 बाय 2p इक्वल टू z माइनस 3 बाय 2। तो उसको ठीक करने के लिए पहले माइनस कॉमन लिया, ये बन जाएगा x माइनस 1 बाई 3। इधर y का कोएफिशिएंट 7 है तो 7 कॉमन लिया, y माइनस 2 बाई 2p, z वाला तो ठीक है। तो यानी करेक्टेड इक्वेशन क्या बनेगी x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 y माइनस 2 अपॉन ये 7 कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में। तो यानी कि हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज कितने आए फर्स्ट लाइन के -3 2p बाई 7 एंड तो ये मेरा क्या बन गया a1 b1 एंड c। क्लियर बेटा इतनी बात सबको यहां तक। ऐसे ही सेकंड लाइन ठीक कर लोगे और फिर कंडीशन कौन सी यूज करेंगे, ये राइट एंगल है तो a1 a2 की कंडीशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बार बार यूज होती है। ठीक है, सेम 13th क्वेश्चन के लिए मुझे बताओ कि फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। इस बार डायरेक्ट भी हो जाएंगे और सेकंड लाइन के। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्कर में।
सर एक बार उसकी और पैटर्न बच्चे नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे पास, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो देखो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा कौन सा होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उसमें अगर हम लोग सिर्फ अपने फॉर्मूले की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आप वेक्टर फॉर्म में याद रखो तो ज्यादा बढ़िया है, वो आसान भी कैलकुलेट करना। तो पहले तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, मतलब जो दो लाइंस हैं वो अपने अपने जिस पॉइंट से पास कर रही है उनकी पोजीशन वेक्टर को सबट्रैक्ट करना है। फिर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ? b1 क्रॉस b2 के साथ और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस। ठीक है, और पूरे का मॉड। ठीक है, मॉड इसलिए क्योंकि डिस्टेंस है तो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। आई बात समझ में? ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं आपसे फर्स्ट लाइन की, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, उसमें जो फर्स्ट लाइन है उसके लिए a1 वेक्टर क्या बनेगा? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k। इस क्वेश्चन में a2 वेक्टर क्या बनेगा? माइनस जे माइनस के। b1 क्या बनेगा? आई कैप माइनस जे कैप प्लस, और b2 वेक्टर क्या बनेगा? बेटा सारी चीजें आपके सामने है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है निकालना। कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट? डिटरमिनेंट। अब 15th क्वेश्चन देखो, अब इस पे कार्टेशियन फॉर्म है तो कोई बात नहीं, a1 वेक्टर क्या बनाओगे आप? बेटा साइन चेंज करके देखते हैं, माइनस आई कैप माइनस के। ठीक है, देन a2 वेक्टर क्या बनेगा? b1 वेक्टर क्या बनेगा? और b2 वेक्टर डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस बड़ा कैलकुलेशन में गलती मत करना। ठीक है, सेम 16th है। 17th में क्या है कि जो लाइन है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, कि आप a1 a2 b2 इस तरह से नहीं बता सकते। ठीक है, तो 17th क्वेश्चन में पहले आपको लाइन ठीक करनी है। जैसे फर्स्ट लाइन आपको दे रखी है r वेक्टर इक्वल टू 1 माइनस टी आई कैप प्लस p माइनस 2 j कैप प्लस 3 माइनस 2t k कैप, ये आपको दे रखी है। ठीक है, तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे कि r वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? ब्रैकेट ओपन कर देंगे, आई कैप माइनस टी आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 2t के। तो आपको पता है जो पहला वेक्टर होता है उसमें कोई कांस्टेंट नहीं आता, पोजीशन वेक्टर होता है। तो r वेक्टर किसके इक्वल आ गया? आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और बाकी सब में से क्या कॉमन आ गया? तो क्या बचा? माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2। अब ये a1 वेक्टर बन गया और ये क्या बन गया? b1 वेक्टर। ऐसे ही दूसरी लाइन के लिए कर लोगे, करके बताओ क्या आ रहा है। जो L2 बनेगी मुझे सिंप्लीफाइड बताना क्या बन रही है, वेक्टर इक्वल टू
क्या बन रहा है? आर कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप सबका ये आ रहा है बेटा। तो ये क्या बन गया हमारा A2 वेक्टर और ये क्या बन गया B2। कोई दिक्कत? माइनस की क्या चेक करो बेटा, माइनस ही है ना। ध्यान से बेटा, छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन गलत, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इससे बड़े ध्यान से चलना है। अब ये जो डिस्टेंस है, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये कौन से लाइंस के लिए है? स्क्यू लाइंस के लिए। किसी को पता है कि स्क्यू लाइंस क्या होती है? जो नॉन कोप्लेनर होती है। स्क्यू लाइंस का मतलब क्या होती है? जो नॉन कोप्लेनर होती है। क्योंकि बेटा अगर एक ही प्लेन पर दो लाइंस हैं तो वो दो हो सकती चीज कर सकती है। एक ही प्लेन पर दो लाइन का मतलब एक ही सरफेस के ऊपर, जैसे बोर्ड क्या है, व्हाइट बोर्ड क्या है, सरफेस है। इस सरफेस में अगर मैं कोई भी दो लाइन बना रहा हूँ, सपोज करो कि ये लाइन L1 है और ये लाइन मैंने L2 बना दी, तो ये दोनों लाइन क्या होगी? या तो इंटरसेक्टिंग होगी, कि कहीं ना कहीं जाके आपस में क्या करेंगी? इंटरसेक्टिंग होगी। और अगर इंटरसेक्टिंग है तो उनके बीच का सबसे शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगा? जीरो, कि कोई डिस्टेंस ही नहीं है। आई बात समझ में? या फिर ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी? पैरेलल। पैरेलल अगर मतलब शॉर्टर डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम, जो एक्चुअल डिस्टेंस। तो सारे डिस्टेंस क्या होंगे? शॉर्टर डिस्टेंस। तो इसलिए जब भी हम लोग स्क्यू लाइंस की बात करते, शॉर्टर डिस्टेंस निकालते हैं, तो वो स्क्यू लाइंस के लिए निकाला जाता है। स्क्यू लाइंस का मतलब अगर एक लाइन इस सरफेस पर है तो दूसरी लाइन दूसरे सरफेस पर। मतलब अगर एक लाइन मैंने व्हाइट बोर्ड पे बनाई है तो सपोज करो एक लाइन बना रहा हूं मैं इस वॉल के ऊपर, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी आपस में? स्क्यू लाइन। क्या जरूरी नहीं है। अब जैसे सपोज करो कि ये एक, सपोज करो ये एक लाइन है जो इसकी ये पट्टी है, ठीक है, ये सीधी ऐसी जाएगी हमेशा, ठीक है ना। और एक कोई ऐसे लाइन है जो नीचे जमीन पे पड़ेगी। ये हमारे फ्लोर पर जो मार्बल्स लगे हुए, जो चिप लगी हुई लाइन है, तो ये दो लाइन कभी मीट करेंगे आपस में? ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ। तो ये दोनों इनके बीच में सबसे शॉर्टर डिस्टेंस कहां पर होगा? इस पॉइंट पर। कि यहाँ पर क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो वो हमें फाइंड करना है। जहां आप बैठे हो वहां पर भी वो लाइन है, वो भी डिस्टेंस है इस लाइन का उस लाइन से, बट वो डिस्टेंस क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर स्क्यू लाइन से तो ये करना है। अब लाइन से अगर पैरेलल है, अब इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, सिंपली क्या बोल देंगे? डिस्टेंस बोल देंगे, बिकॉज पैरेलल लाइन से तो हमेशा वो यही डिस्टेंस शॉर्टेस्ट रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस की क्या खास बात है? अभी हमने देखा है कि उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब कि कुछ कॉमन लेके क्या बन जाएंगे? सेम। कुछ कॉमन लेके क्या बन जाएंगे? सेम। तो जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसमें हम लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट A2 वेक्टर माइनस A वेक्टर A1 वेक्टर से अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का पूरे का मॉड। तो जो दोनों हमारे पास लाइंस होंगी, ठीक है, जैसे सपोज करो ये दो लाइंस है, तो इसमें ये वाला वेक्टर B1 वेक्टर है, ये वाला वेक्टर B2 वेक्टर। अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो या तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? एग्जैक्टली सेम। तो हम इसको B1 B2 की जगह सिर्फ क्या बोलेंगे? B ही बोलेंगे। बट अगर सेम नहीं है तो क्या होंगे? ये प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब कुछ कॉमन लेके सेम आ जाएगा। तो आपको पहले सेम करने हैं कॉमन लेने के बाद, फिर उसको इस फॉर्मूले में अप्लाई करना। जैसे एग्जांपल देखो, क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ एग्जांपल की फॉर्म में, एग्जांपल नंबर 12, ठीक है, पेज नंबर हो जाएगा आपका 476, पेज नंबर 476, एग्जांपल नंबर 12। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ये शॉर्टेस्ट वर्ड को यूज ही नहीं करेगा। आपने लाइन देखी, फर्स्ट लाइन में बेटा A1 वेक्टर क्या आ रहा है? I + 2 j - 4,
फिर a2 वेक्टर क्या बन जाएगा, ठीक है। अब बाई चांस आपको जो b1 और b2 दे रखे हैं वो दोनों क्या है, ऑलरेडी सेम है, बट सपोज करो जो सेकंड वाली लाइन है वो अगर इस तरह से होती, 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 12, ठीक है। सपोज करो ये हो, तो आप क्या करते, पहले इसमें से क्या कॉमन लेते, तो ये बनता 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब इस कॉन्स्टेंट कुछ नया नाम दे दिया मैंने t, इसमें से 2 कॉमन आ चुका है तो क्या बचेगा अभी, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6। तो आपको पहले सेम बनाने हैं फिर यूज करना है, ये इतनी बात सबको पक्का, ये नोट कर लो। तो अगर लाइन से इंटरसेक्ट कर दिया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, 0, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ अगर आपको ये भी बोल दे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे कई बार बोलते हैं कि आपको चेक करो कि लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही, तो आपने सिर्फ क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, वो अगर 0 आ गया तो लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है। बट अगर वो बोलता है कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चेक करो कि लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग है या नहीं, और इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड आउट करो, तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से नहीं करो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से आपको क्या पता चलेगा कि इंटरसेक्टिंग है, तो आपको उसका मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, ठीक है। वरना आप पहले इतना बड़ा काम ये करोगे तो इंटरसेक्शन के लिए जो काम करना है हमने वो भी काफी लेंदी है, और जो इंटरसेक्शन वाला काम हमने करना है उसके अंदर ऑलरेडी चेक हो जाता है कि लाइन से इंटरसेक्ट कर भी रही है या फिर नहीं कर, इसलिए वो वाला मेथड तो आप सीखेंगे नहीं, जब आज सीखेंगे बट दूसरे टॉपिक के अंदर, ठीक है। ये नोट करो बेटा। So अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो ये ऐसे दिखाने का कॉम्प्लेक्स कंडीशन है कि एक सिंगल क्वेश्चन आया कि बोल दे हां लाइन से इंटरसेक्ट हां किस क्वेश्चन में वो भी मैंने एडिटर से पूछा कि मैंने एडिट करा है उसके बाद भी कोई कंडीशन लगेगी उसी से बताना है शॉर्टेस्ट एनसीईआरटी करो, एग्जाम्पल से पहले जहाँ थ्योरी दे रखी है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। पढ़ो क्या लिखा है, पेज नंबर 473, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। If two lines in space intersect at a point, then the shortest distance between them is, टीचर कोई लाइन दिखा देना, बोलो एनसीईआरटी में लिखी है, आप कैसे नंबर लगा सकते हो, बोलो फोटो खींच के सीबीएसई भेज दूंगा। एनसीईआरटी में सर से बेसिक टर्म में क्या आंसर की तो बनाई नहीं गई थी, जी उनकी आलस है उनका, ठीक है। एनसीईआरटी में जो है वो एनसीईआरटी आपके लिए क्या है, गीता है, ठीक है ना। टीचर जो मर्जी बोलते रहे, वरना बोर्ड की आंसर की देख लो कभी भी, पुराने पेपर जो आए हुए उसको भी ये तरीका है। ये स्कूल की थोड़ी सी होती है मेंटेलिटी कि कीबोर्ड वगैरह में जानबूझ के थोड़ा सा नंबर काटने की, ताकि बच्चे डर के रहे, नंबर कम आए तो पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है कि आपको और मेहनत करनी है, उसको बेटा कुछ लिखना नहीं तो पड़ता है, तो कुछ लिखिए तो नंबर तो कटेंगे। क्लियर इतनी बात सबको। अब जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन रह गए 10.2 के, सॉरी 11.2 के, फर्स्ट क्वेश्चन देखो 11.2 का, शो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर में हम लोग जो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डायरेक्शन रेशियो में कंडीशन यूज करते हैं, सेम आप किस में यूज कर सकते हो, डायरेक्शन कोसाइंस में, कि l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 किसके इक्वल होगा, 0। तो चेक करना है तो पहली लाइन वाला दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर के लिए ऐसे चेक करोगे, तो दूसरे का तीसरे से, और फिर थर्ड लाइन का फर्स्ट लाइन से। शो दैट द सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो पहले फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे, कैसे निकालोगे, x2 - x1 y2 - y1 z2 - y1। फिर सेकंड के निकाल लोगे,
और फिर चेक कर सकते हो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन। और पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है? a1/a2 इक्वल टू, ठीक है। तो बड़ा एक्सरसाइज कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हमने। अब आ जाओ प्लेन के ऊपर। अच्छा जी, प्लेन से पहले भी मिसलेनियस एक्सरसाइज पर आ जाओ, ताकि लाइन एक बार पूरा ही खत्म कर देना हम लोग। So examples की exercise. The miscellaneous मिसलेनियस examples, एक्सरसाइज पहले अभी जो इक्वेशन वाली हम बात करें ना उस पर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा कि शो दैट द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट। सेम क्वेश्चन जो अभी हमने 11.2 में देखा है, ठीक है ना। पहले दोनों के डायरेक्शन इश्यूज, फिर बाकी दो के डायरेक्शन इश्यूज, फिर चेक करो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि अगर जो डायरेक्शन कोसाइंस है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के, तो शो दैट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज। अब एक ऐसी लाइन जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो वो किससे मिलेगी? ऐसी लाइन जो दोनों लाइंस के L1 और L2 दो लाइन दे रखी है, आपको एक ऐसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं जो L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो किससे मिलेगी? क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको B1 वेक्टर और B2 वेक्टर दे रखा है, एक तरह से आपको B3 वेक्टर निकालना है। बट B3 वेक्टर कैसा है? जो B1 और B2 दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो वो किससे मिलता है हमारे को? उनके क्रॉस प्रोडक्ट से। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डायरेक्शन को साइंस निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। फर्स्ट रो में क्या आ जाएगा? आई जे के, इस बार डायरेक्शन को साइंस दे रखे हैं तो इस बार डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे, L1 M1 L1 और फिर L2 M2 M2। फिर आप इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लोगे, तो जो आई कैप का कोफिशिएंट है वो क्या बन जाएगा? L, जो नई लाइन है उसका L, जो J कैप का कोफिशिएंट होगा वो क्या बन जाएगा? M, और जो K कैप का कोफिशिएंट है वो क्या बन जाएगा? M। करवाने की जरूरत है? B1 plus B2 का हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस। हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो मुझे पॉइंट मिल गया। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब सिर्फ आएंगे बी कैप बी कैप। सोचो क्या होगा अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो देखो वो तो मिल गया x माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो और z माइनस जीरो, ठीक है। अब अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो डायरेक्शन इश्यूज क्या होंगे? सोचो। 1 होगा, कितना आई कैप होगा? 1 क्यों? कहाँ लिखा है इसमें भी 1 आई कैप? हाँ हाँ, ये होमवर्क है। पैरेलल टू x पासिंग टू ओरिजिन, हाँ तो x एक्सिस भी है। तो सोचो, ये होमवर्क में करके आना, लगाना दिमाग में। ठीक है, लाइन ओरिजिन से भी पास कर रही है और एक्स एक्सिस की भी पैरेलल है, तो कैसे होगी खुद समझ के करना है। आज हम फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी आर, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस ए बी एंड सी डी। तो पहले ए बी के डायरेक्शन इश्यूज निकाल लेंगे, फिर सी डी के निकाल लेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास, इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कोई दिक्कत इसमें? सेवेंथ क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो लाइन के लिए दो चीजें चाहिए, पॉइंट है हमारे पास, कितना है, दूसरी चीज क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज। इस बार परपेंडिकुलर प्लेन दे रखा है, क्या इसके डायरेक्शन रेशियोज काम आ जाएंगे? यस। तो डायरेक्शन रेशियोज कितने बनेंगे? 1, 2 और 9। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी?
R vector equal to I cap plus r वेक्टर इक्वल टू आई कैप इक्वल प्लस 2j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, ठीक है ना, क्योंकि जो परपेंडिकुलर प्लेन है उसके डायरेक्शन रेशियोज आप लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए यूज कर सकते हो डायरेक्टली। फिर है बेटा कि फाइंड द इक्वेशन, अच्छा ये नहीं करना। 9 देखो बेटा, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन में अगर शॉर्टेज डिस्टेंस लिखा है तो स्क्यू है, डिस्टेंस लिखा है तो प्लेन है। वो तो तुम्हें इक्वेशन देख के समझ में आ जाएगा ना बेटा कि जो बी वेक्टर है बी वन बी टू सेम है, ये प्रोपोर्शनल तो मतलब पैरेलल वाला कंसेप्ट होगा। हाँ जी, अभी 10th 11th 12th बाकी सारे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने वाले हैं। 19th पर आ जाओ सीधा, ठीक है। मेन ये क्वेश्चन करवाना था मुझे 19th और 20। देखो अब क्या है बेटा कि फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो पॉइंट मिल गया मुझे 1 2 3 एंड पैरेलल टू प्लेन्स दिस एंड दिस, ठीक है। तो ध्यान समझना क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, ये मेन क्वेश्चन है बेटा। इस लाइन की इक्वेशन में अगर कोई टफ क्वेश्चन बनते तो यही दो है, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन है। तो लाइन पासिस थ्रू, या फिर सीधा ऐसे लिख दो, लेट रिक्वायर्ड लाइन बी, उसको नाम दे दिया हमने क्या, एल। तो हमने बोला कि एल पासिस थ्रू, एल किससे पास कर रही है, 1 2 और 3 से। फिर आपको क्या दे रखे हैं, दो प्लेन्स दे रखे हैं। P1 कितना दे रखा है, आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू 5। तो प्लेन में बेटा आप याद रखो हमेशा आपको कार्टेशियन में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करना है, और ये प्लेन की वेक्टर इक्वेशन है तो उसको कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 5। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहां तक? वैसे इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी कन्वर्ट करने की, बट आदत बना के चलो। बाकी हम जब अभी प्लेन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि सारी चीजें आप लोग कैसे सॉल्व कर पा रहे हो, प्लेन की इक्वेशन को कार्टेशियन में कन्वर्ट करके ही सॉल्व कर पा रहे हो। और बेटा दूसरी लाइन क्या है, आर वेक्टर डॉट, सर 2 बाय ना क्या क्या बेटा, ओ सॉरी 3i प्लस जे प्लस के इक्वल टू 6। तो बेटा क्या बन जाएगा ये, प्लस z इक्वल टू 6। तो डाउट यहां तक? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि लाइन पैरेलल है किसके, P1 के, और लाइन पैरेलल है किसके, P2। प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं, फर्स्ट प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं, 1 माइनस 1 2। बट ये डायरेक्शन रेशियोज प्लेन के नहीं, एक्चुअल में किसके होते हैं, नॉर्मल वेक्टर। और नॉर्मल वेक्टर वो जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो लाइन अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है और लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है, और नॉर्मल वेक्टर, ये लाइन है, ये इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है, तो जो इसका नॉर्मल वेक्टर है वो इस लाइन के क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो आप लिखोगे कि जो लाइन में जो बी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा प्लेन के नॉर्मल वेक्टर से। लाइन का जो बी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, सेकंड प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के। अब बी वेक्टर n1 के भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर n2 के भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब बी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर के। तो यानी कि आई कैप जे कैप के कैप क्या बनेगा बेटा, n1 वेक्टर के डायरेक्शन इश्यूज क्या बनेंगे, और सेकंड के, इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, क्या बन जाएगा ये रहेगा बेटा आपके पास -1 -2 यानी -3i कैप, और ये 1 -6 कितना गया, -5, साइन चेंज होके +5, फिर 1 + 3 कितना हो गया, 4। ठीक है, तो ये आ गया बी वेक्टर। तो पॉइंट था हमारे पास, बी वेक्टर आ गया,
बन गई लाइन की काट। अगर वेक्टर पूछ रही तो वेक्टर ही बन गई, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ये। अगर कार्टेशियन पूछे तो x माइनस 1 अपॉन -3 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन। इतनी बात समझ में आई? पक्का? अगर बेटा ये बात समझ में आ गई तो 20th क्वेश्चन पूरा आप लोग मुझे खुद करके दिखाओ अभी, बिल्कुल इसकी कार्बन कॉपी है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूं कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -4। ठीक है, लाइन के लिए पॉइंट मिल गया एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइंस, तो इस बार डायरेक्टली परपेंडिकुलर दे रखा है। ठीक है ना, तो सेम L परपेंडिकुलर टू L1, तो B वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, इस पर N नहीं आएगा, क्या आएगा? अगर मैं L के लिए B वेक्टर यूज कर रहा हूं तो L1 के लिए क्या यूज करूंगा? B1 वेक्टर। फिर B वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, तो B वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा? फटाफट पूरा इक्वेशन बता ली। आ रहे ना, क्लियर हो गया लाइन वाला? सेम डे जाके ये खत्म कर लेना। अगर जिसने ईमानदारी से पढ़ रहा होगा उसका प्रोबेबिलिटी में से बेस हम छोड़ के पूरी प्रोबेबिलिटी खत्म हो चुकी होगी, एनसीईआरटी से वेक्टर खत्म हो चुका होगा, आज सीडी खत्म हो गया। हाँ, कोशिश करो सेम डे खत्म करो। 24 घंटे होते हैं तुम्हारे पास यार, 5 घंटे से ऊपर काम नहीं है। पहले एनसीईआरटी कर लो, सबसे पहले एनसीईआरटी पूरी होगी तो मतलब 90% काम खत्म होगा। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं वो मैं अलग से करवा दूंगा। कॉमर्स वालों के लिए भी हम ये वीडियोस उनको दे देंगे, अपने आप बैठ के घर पे देखो। और जब 28 के बाद जो क्लासिक के देखो, ये भी आ रहे हैं ना, उनका भी देखो का पेपर है, पर आ रहे 2 घंटे निकाल रहे हैं ना, अपनी मेहनत कर रहे हैं। जो नहीं आ रहे छोड़ो उनको, वीडियो से काम चलाएंगे। तो उस समय हम लोग 28 ऑनवर्ड्स सिर्फ वो करेंगे, सीबीएसई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और एक बार ब्रीफ चैप्टर डिस्कस कर लेंगे। फिर तुम्हारी उस समय की मॉर्निंग इवनिंग दोनों क्लासेस आएंगी। ठीक है, ट्वेंटी एट को है ना तुम्हारा एक का पेपर? 10:30 से 12:30 होता है ना, सैटरडे या है ना, तो उस दिन आ जाओ। सैटरडे को सारे आना 2:30 से 5, सैटरडे को। हाँ, पेपर ही होगा इनको 12:30, मतलब आ ही पाएंगे ये लोग। 2:30 से 5, सैटरडे 2:30 से 5 आ जाओ। और संडे सेम टाइम 2:30 से 5, संडे को भी। डन? आंसर आ गया बेटा सबका? क्या रहे? आर वेक्टर इक्वल टू, पूरा आंसर। हाँ यही आ रहा सबका? तो मतलब लाइन वाले को एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन थे सारे खत्म कर लिए हमने। अब आ जाते हैं प्लेन पर।
गिव द हेडिंग प्लेन। अब प्लेन का मतलब क्या हो गया? एनी सरफेस, ठीक है, कोई भी सरफेस हमारे पास प्लेन रहेगा। अब अगेन बेटा कॉन्सेप्ट वही है कि प्लेन की आपको इक्वेशन निकालनी है, बट प्लेन की इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ ये नहीं कि अगर आपको दो चीजें पता हो तो आप प्लेन की इक्वेशन निकाल लोगे, बिकॉज प्लेन में बहुत अलग अलग कंडीशन, ठीक है ना। तो प्लेन में अलग अलग फॉर्म्स हैं, ठीक है, तो उसमें याद रखने में बड़ी दिक्कत आती है, इतनी सारी फॉर्म्स में। तो उसको अगर मैं एक तरीके से कराऊं तो उसमें थोड़ी आपको हेल्प हो सकती है याद रखने में कि देखो प्लेन की इक्वेशन का जो, अगर मैं आपको बोलूं कि फर्स्ट मेथड है जो हमारे पास, उसमें हमारे को क्या गिवन होगा कि व्हेन प्लेन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ठीक है, प्लेन किससे पास कर रहा है? पासिंग थ्रू अ पॉइंट। तो मतलब मुझे प्लेन की इक्वेशन में पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1। तो अगर मेरे पास एक पॉइंट है तो अब मेरे पास रिक्वायरमेंट आ जाती है कि इसकी सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज की। अगर आपको क्वेश्चन में एक पॉइंट दे रखा है तो रिक्वायर क्या हो जाता है हमारे पास? डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी, ठीक है। अब अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज मिल गए और आपके पास पॉइंट है तो प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी? कार्टेशियन फॉर्म ही याद रखनी है, ठीक है। पहले कार्टेशियन फॉर्म में आंसर निकालना है और उसको लास्ट में वेक्टर में कन्वर्ट करना है। अगर वेक्टर इक्वेशन पूछिए तो क्या बनेगी बेटा हमारे पास? स्मॉल a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस स्मॉल b इंटू वाई माइनस y1 स्मॉल c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो स्मॉल a b c क्या हो गए हमारे? डायरेक्शन रेशियोज। और x1 y1 z1 क्या हो गए हमारे? क्या x1 y1 z1 क्या हो गए? पॉइंट। कौन सा पॉइंट? या फिर प्लेन जिसके ऊपर, जब पॉइंट जो प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है या प्लेन जिस पॉइंट से पास है, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट है तो आपको रिक्वायरमेंट किसके? सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन रेशियोज बेटा वही तरीका जैसे लाइन में पढ़ा, या तो अगर दो गिवन प्लेन है, ठीक है, जिसमें से एक पैरेलल है तो जो पैरेलल वाले को उठा सकते हो। अगर प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन जा रही है तो नॉर्मल वेक्टर लाइन की क्या हो जाएगा? पैरेलल, तो लाइन की डायरेक्शन रेशियो उठा सकते हो। या फिर सेम जैसे अभी हमने क्वेश्चन करा कि एक प्लेन दो अलग अलग प्लेन से क्या होगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? सेम बात कि नॉर्मल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू n1 वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू n2 वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा? n1 क्रॉस n2 के, काम खत्म। या फिर सेम प्लेन जो है वो क्या हो जाएगा? दो लाइंस की क्या हो जाएगा? पैरेलल। अगर दो लाइंस के पैरेलल है प्लेन तो उनके नॉर्मल वेक्टर लाइन क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो n1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b1 वेक्टर, n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b1 वेक्टर, n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b2 वेक्टर। तो n वेक्टर किसके इक्वल आ गया? नहीं, लाइन के हो गया, तो लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं उसको b1 वेक्टर b2 वेक्टर बनाते हैं। ये हाँ 3D में, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आती है। अब इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ताकि साथ साथ चीजें क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर मैं इकट्ठे सारे फॉर्म्स करा दूंगा तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी यार कौन सी फॉर्म लगाए। तो इसलिए इसको इस तरह से करो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन देखो, सबसे पहले 11.3 का फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड वेक्टर और कार्टेशियन दोनों इक्वेशन निकालनी है दैट पासेस थ्रू द पॉइंट। तो पॉइंट दे रखा है मुझे एंड साथ में क्या दे रखा है? नॉर्मल टू द प्लेन इज दिस। तो डायरेक्टली क्या दे रखा है आपको? नॉर्मल वेक्टर। मतलब आपको डायरेक्टली क्या दे रखे हैं? ए बी और सी। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन बन गया। सेम सेकंड पार्ट में आपके पास बताओ बेटा x1 y1 z1 क्या बनेगा? 1 4 6 और ए बी सी क्या बनेंगे? 1 माइनस 2 और, तो इसमें पुट कर देना, सॉल्व कर देना आंसर। तो दिक्कत इसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा,
एग्जाम्पल 27 पर आ जाओ बेटा। ठीक है, वही जो भी मैं आपको बोल रहा था, एग्जाम्पल 27। फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कंटेन्स द पॉइंट। कंटेन का मतलब भी सेम हो गया, तो मेरे पास बेटा पॉइंट क्या आ गया कि प्लेन P जिसकी इक्वेशन हम निकाल रहे हैं वो पास कर रहा है किससे, पॉइंट क्या बेटा हमारे पास 1 -1 एंड इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स। तो आपको दो प्लेन्स दे रखे हैं, पहले P1 दे रखा है, कितना है वो 2x + 3y - 2z = 5। फिर बेटा P2 दे रखा है कितना =P। तो आपको बोल रखा है बेटा कि P परपेंडिकुलर है P1 के और P परपेंडिकुलर है P2 के, तो इसका मतलब n वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया किसके, और n वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया किसके, सो देयरफॉर n वेक्टर किसके इक्वल आ गया, काम खत्म। पॉइंट का यूज नहीं है। अच्छा हाँ, आई कैप जे कैप के कैप n1 वेक्टर के डायरेक्शन में क्या बनेंगे 2 3 और -1 और n2 के 1 2 और सॉल्व करके कितना आ जाएगा -3 + 4 -9 सॉरी -9 + 4 -6 + 2 -4 साइन चेंज हो गए +4 -3। ठीक है, सो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर कितने आ गए बेटा, सो देयरफॉर कार्टेशियन फॉर्म क्या बनेगी, बोलते जाओ -5 into -1 + 4 into y + 1 = 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा -5x + 5 + 4y + 4 + z - 2 = 0। सो दैट मीन्स कार्टेशियन फॉर्म फाइनली क्या है हमारे पास -5x + 4y + z, ये कितना बन गया 9 9 - 2 7, उधर जाके x वाला कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रखना, ये आगे हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। और इसी को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा r वेक्टर डॉट शाबाश, ठीक है ये आ गया हमारे पास, क्लियर, नोट कर लो साथ साथ। तो अगर एक पॉइंट दे रखा है तो समझ में आ गई क्या क्या वैरायटी, आपको खुद पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ते ही, अभी अगला स्टेप अगली लाइन ये लिखी होगी। एक पॉइंट दे रखा है तो यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। थ्री सबसे इजी चैप्टर है, अगर आप इसको इस तरह से कर लोगे तो आपको बस ये याद रखना, आपको अलग अलग फॉर्म से याद नहीं रखनी, आपको याद रखना है गिवन क्या है, और गिवन के बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन में तो लिखा ही होगा ना ये करना है, बस ये याद रखोगे हाँ ये कर दिया है तो क्या करना है, अब उसकी वैरायटी आप देख लो क्या क्या हो सकती है। बस एक पॉइंट दे रखा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज चाहिए, वो आपको निकालने आते हैं हर तरीके से। सबने अपने डीयू वगैरह के फॉर्म्स भरे ना, छोड़े तो नहीं। इसमें नंबर ले भी आओ एडमिशन का फॉर्म भर के मिलेगा, पर कह रहे इट वाज गोना बी द टफेस्ट एग्जाम, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम बन गया अभी है CUET। टफेस्ट इम्पोर्टेंट हो गया तो टफ बनेगा।
क्योंकि 10 लाख लोगों ने अप्लाई करा है। ज्यादा लोग भी हैं। अब ऑल ओवर इंडिया से, अब दिक्कत वही है ना कि पहले जैसे पता था यार मैं तो 70% वाला बच्चा हूँ, तू तो सोच ही नहीं रहा डीबी हो जाने के लिए। अब उसके पास भी एक ऑप्शन आ गया कि यस जय माता दी करके भी जाया जा सकता है ना। तो करो चलेगा चलेगा चलेगी, क्योंकि फेल होंगे हमेशा, किसी ना किसी का तो लक चलेगा चलेगा। बट ये हो गया कि आपके अब 12th के जो सब्जेक्ट्स हैं ये ना, उनकी इंपॉर्टेंस अब अच्छी हो जाएगी और आप स्पेसिफिक हो सकते हैं। जो 3 पेपर आपने देने डोमेन में चूज करने हैं, आप उन्हीं पे ज्यादा फोकस करो। अगर जैसे इंग्लिश जो वहां पर आनी है वो एक जनरल इंग्लिश आनी है, ठीक है, वो आपकी जो 12th वाली जो इंग्लिश है वो नहीं आनी, एक जनरल एप्टीट्यूड वाली इंग्लिश आनी है। तो आप इंग्लिश को स्किप कर सकते हो अभी 12th में, चलो वो भी काम चलाने लायक करो। बाकी 4 में से कोई 3 पर ज्यादा फोकस कर सकते हो। इसमें अच्छी बात क्या है हमारे लिए कि मैथ्स की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। अब कुछ भी करना है तो मैथ्स तो चाहिए चाहिए। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में मैथ्स क्या कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया। यही बात है, पहले समझाता था मैथ्स के बिना आप कोई भी फील्ड उठा लो, कहीं पे भी आप बच ही नहीं सकते मैथ्स से। क्लियर बेटा, कर दो ना भैया। अभी और क्वेश्चंस देखते हैं इसी में आगे। अब बेटा मिसलेनियस पे आ जाओ। सर कितने मेथड देंगे? बहुत सारे ऐसे नहीं जो चलता रहेगा दिमाग में, याद तो ना कर रखे। जैसे अब सीधा पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा 8th क्वेश्चन कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ABC। तो इस बार x1 y1 z1 की जगह पर क्या दे दिया है, ABC। तो यहाँ पर फॉर्मूले में हम लोग स्मॉल ABC यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसको आप कैपिटल ABC लिख देना या A डैश B डैश C डैश कुछ भी लिख देना। एंड पैरेलल टू द प्लेन, तो अगर 2 प्लेन पैरेलल है तो मुझे पॉइंट मिल गया। डायरेक्शन इश्यूज कैसे मिलेंगे, अगर 2 प्लेन पैरेलल है तो क्या मैं यूज कर सकता हूँ उसके डायरेक्शन इश्यूज। तो A कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा A 1, बट 1 नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे 1K। B कितना बन जाएगा 1K, ठीक है। C कितना बन जाएगा 1K। तो फिर जब आप पुट करोगे इसमें कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C लिखने के बाद इसको, तो K सब में से क्या आ जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर दिखाना जरूरी है। फिर 8th के बाद बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इक्वेशन वाला बनेगा, आ जाओ 13th क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स। सेम क्वेश्चन। और उसके बाद और तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना ऐसा, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट आ गया बेटा तो काम खत्म। अब नेक्स्ट वैरायटी क्या आ सकती है इसके अंदर, कि प्लेन जो है उस पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। प्लेन किससे पास कर रहा है, 2 पॉइंट्स। इसमें तो देखो थोड़ा और इजी हो जाएगा, और बट कंफ्यूज भी हो सकता है अगर आपने थोड़ी सी गलती कर दी इसमें। अगर 2 पॉइंट्स है तो पहला पॉइंट क्या होगा, ऑब्वियसली बात है x1 y1 z1 नाम दोगे, दूसरे पॉइंट को x2 y2 z2। अब जो यहां पर हम फॉर्म यूज करेंगे वो यही करेंगे, फॉर्म जो यूज करेंगे वो यही वाली यूज करेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा। x1 y1 z1 है मेरे पास, अगेन मुझे फाइंड आउट क्या करना होगा, स्मॉल एबीसी, ठीक है। अब इस स्मॉल एबीसी कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है। पहला क्या, सेटिस्फाई इट इन इक्वेशन। ये पॉइंट भी प्लेन के ऊपर अप्लाई करता है। कौन सा प्लेन, जिसकी इक्वेशन ये। अभी हमारे को सिर्फ x1 y1 z1 पता है, क्या नहीं पता, ABC नहीं पता। तो ABC की जगह पर ABC ही लिखा रहेगा। अब
दूसरा पॉइंट जो है वो भी प्लेन पे लाई करता है, तो वो किसकी वैल्यू बन जाएगा, एक्स वाई जेड की। तो जब मैं एक्स वाई जेड की इक्वेशन वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे को एबीसी में इक्वेशन मिल जाएगी। सेटिस्फाइड इट इन इक्वेशन एंड गेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, फाइंड अनदर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। वो क्वेश्चन में आपको कंडीशन दे रखी होगी हमेशा, जिससे आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, एक एबीसी के अंदर एक और इक्वेशन। सॉल्व दीज टू इक्वेशंस एंड गेट ए बी सी पर काम करना, ये याद रखना इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन समझते हैं। मेरे ख्याल में क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, मुझे याद है। एनसीईआरटी में तो नहीं, बना लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो बोलो, कोई अपनी मर्जी से नंबर पॉइंट बना दो, कोई भी बोलो। हाँ, 2 3 माइनस में छोटा रखता था कि कैलकुलेशन में दिक्कत ना है। दूसरा पॉइंट बोलो बेटा। फिर 2 पॉइंट हो गए हमारे पास, इस लाइन पास कर दी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि अब जब सॉल्यूशन लिखोगे आप तो लिखना क्या क्या, रिक्वायर्ड प्लेन, एक बार बोर्ड पे देखो सारे, लिखना बाद में। रिक्वायर्ड प्लेन पी पासेस थ्रू, कौन से पॉइंट है, 2 3 माइनस 1 दिया मैंने। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पी इज, क्या बनेगी इक्वेशन, स्मॉल a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू वाई माइनस 3 प्लस c इंटू z प्लस 1 इक्वल टू 0। यही फॉर्मूला मेरे पास, ये मेन इक्वेशन है जिसके लिए मुझे क्या चाहिए, ए बी सी। ठीक है, अब मुझे सेकंड पॉइंट दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा कि P passes through -2 4 -3। सो ये किसकी वैल्यू बन जाएगी अब, सो A इंटू क्या आएगा, -2 -2 प्लस B इंटू 4 -3 प्लस C इंटू इक्वल टू 0। इससे मुझे क्या मिल गई, एबीसी में इक्वेशन मिल गई। क्या बनी वो इक्वेशन, -4a प्लस बी -2c इक्वल टू, ये बनी सेकेंड इक्वेशन। अब बात आ गई फाइंड अनदर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एबीसी। तो इसके लिए दो चीजें हो सकती है सर, या तो आपको बोला जाएगा कि जो प्लेन पी हम लोग जिसकी इक्वेशन निकाल रहे हैं वो एक और प्लेन के परपेंडिकुलर है, या फिर एक लाइन के पैरेलल। तो ये दो चीज हो सकती है, और तीसरी चीज कुछ नहीं हो सकती कि जो प्लेन पी है वो क्या होगा, एक दूसरे प्लेन की क्या मान लूंगा, परपेंडिकुलर, या फिर उसके क्या होगा, लाइन के क्या होगा, पैरेलल। बस यही चीज हो सकती है। तो सपोज करो हमने ये भी मान लिया कि जो प्लेन है वो पास कर रहा है 2 पॉइंट से एंड परपेंडिकुलर है किसके, एक प्लेन के। चलो प्लेन बना दो कोई भाई, बोलो प्लेन इक्वेशन बनाओ ना। 2x minus y plus 3z इक्वल टू 4। ठीक है, हम क्या बोलेंगे अब, P इज परपेंडिकुलर टू P1, गिवन है क्वेश्चन में। सो देयरफॉर क्या होगा, जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होते तो क्या होता है, E1 E2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल होता है, A1 B1 C1 मतलब P के डायरेक्शन रेशियोज। P के डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं, A B और C। A2 B2 C2 मतलब P1 के डायरेक्शन रेशियोज। P1 के डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं, तो 2 -1 और
3 ये भी इक्वल टू 0, तो क्या इक्वेशन बन गई 2a माइनस बी प्लस 3c इक्वल टू 0। बट आगे मेरे पास दो इक्वेशन एबीसी में, अब क्या करना है इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करना आता है, एक ट्रिक कैसे ट्रिक सिखाई थी, आप तो जल्दी बोल देते हो। याद है भी किसी को? क्या लिखते थे सबसे पहले, a अपॉन इक्वल टू b अपॉन इक्वल टू c अपॉन, ये लिखते थे, रफ में जाते थे। सबसे पहले किसकी कोफिशिएंट से स्टार्ट करते थे, b के। फर्स्ट वाली इक्वेशन में b के कोफिशिएंट 1, सेकंड वाले में -1, फिर c के इक्वेशन कोफिशिएंट -2 और कितना है 3, फिर a के कितने हैं 2, और वापस b पर खत्म। b वाले से शुरू और b वाले पे खत्म। a के अपॉन में क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, वो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1। b के अपॉन में क्या आ जाएगा -4 प्लस 12 कितना हो गया 8। 4 माइनस 2 कितना हो गया, सो देयरफॉर a किसके इक्वल आ गया 1 के, प्रोपोर्शन है ना, तो उसको आप इक्वल टू k लेट कर लेना, तो a आ गया 1 के, b कितना आ गया, c कितना आ गया, इसको उठा के इसमें पुट कर देंगे फर्स्ट में, एबीसी आ गया मेरे पास, उठा के फर्स्ट में पुट कर दो, तो क्या बनाइए k इंटू एक्स माइनस 2, मैंने यहां पुट कर दिया a की जगह पर, b की जगह पर 8k इंटू वाई माइनस 3 और 2k इंटू में z प्लस 1 इक्वल टू 0, k कॉमन आके हट गया, क्या इक्वेशन बनेगी x माइनस 2 प्लस 8y माइनस 24 प्लस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 8y प्लस 2z कितना हो गया -26 प्लस 2 कितना हो गया -24, उधर जाके खुद क्वेश्चन बनाओ, खुद सॉल्व करो, हम ब्रह्मास्त्र है ना, जो पूछूं मैं ही हूँ। सर पेपर में कुछ बताया सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, नहीं उसके बाद तो पेपर सॉल्व कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, मार्क्स की बात नहीं कर सकते, मार्क्स भी मिल सकते हैं क्या, और तुम खुद चेक कर लो चेक, उससे फर्क क्या पड़ेगा सर, कुछ ना, 12th में वापस आ जाओ, सीयूटी का फॉर्म बेकार हो जाएगा, दे नहीं पाओगे, उसके लिए 12th तो पास करनी है ना। ऐसी अगर लाइन होती तो कुछ पैरेलल होती, जैसे x माइनस 1 अपॉन 2 y प्लस कुछ भी होता अपॉन -1, हमने सिर्फ डायरेक्शन रेशियो सी, तो सेम काम होगा। तो इसलिए जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको पता होगा कि हाँ भाई अगले क्या होगा, तो प्लेन होगा तो लाइन होगी, स्टेप आपके माइंड में अपने आप चलना शुरू हो जाएंगे, हाँ अब मुझे ये करना है, अगर आपको ये क्लास याद रही तो। अब नहीं आपने घर पे जाके प्रैक्टिस करी तो कल तक उड़ जाएगी। छोटा सा दिमाग होता है हमारा, है ना, क्या क्या चीजें रखें उसके अंदर। ग्रुप पे डाल देगा सब, जो भी है सब डाल दो, ताकि जो नहीं आ रहा इनको लगे ये तो कुछ हो गया। इंटीग्रेशन को छोड़ के सारे चैप्टर इतनी ही देर के, 2-2 ढाई घंटे से ऊपर नहीं है। थोड़ा सा प्लेन में टाइम लगेगा, तो उसमें प्लेन में भी हमने ये देखो ना कि एक एक क्वेश्चन डिस्कस करा है हमने एनसीईआरटी का, तो इतना टाइम में अगर सब सारे डिस्कशन के बाद हो भी रहा है और क्या चाहिए, बस अभी घर पे जाके सेम आप प्रैक्टिस कर लेना तो काम खत्म हो गया पक्का। अभी कितने दिन बचे तुम्हारे पेपर को, आज 25 हो गए,
6 दिन तो इस मंथ के हो गए और 6 दिन उस मंथ के हो गए, अभी 12 दिन है। फिजिकल एडिशन है, मेन सब्जेक्ट है, मेन वाले पढ़ देगा। उसका तो 30 को बनाया भी है, 30 को बनाया, 2 का फिजिकल भी है। जाएगा, डूब जाएगा। मुझे पता नहीं पीसीएम में क्यों दे रही ये पीयूष ने पीसीएम भी ली थी इसमें, पीयूष ने हमारा तो मार्केटिंग वाला है, वो 12-13 किलो लगातार मार्केटिंग वाले के क्या मार्केटिंग मार्केटिंग भी है। हो गया, 12 कितने सब्जेक्ट ले रखे हैं? एडिशन को मार्क्स मिलता है, अगर दूसरे में कमाएगा। हाँ, जैसे अगर मैथ में तो फेल हो गया, मार्केटिंग में अच्छे नंबर आते तो पास 12th पास है। हाँ, 12 पास बट हाँ, कई जगह पे मिनिमम रिक्वायरमेंट मैथ्स में 50% है, तो वो कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकते आप, कुछ मिलेगा ही नहीं। कर दो बेटा रवि। बेटा अगर 1 पॉइंट दे रखा है और 2 पॉइंट दे रखे हैं तो काम खत्म प्लेन के। और थर्ड मेथड में क्या आ जाएगा? 3 पॉइंट। उसके लिए क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। अगर 3 पॉइंट वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें तो क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला। बट अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी आता, सपोज करो भूल गए, तो आप तो कर सकते हो। कैसे? पहले 1 पॉइंट से वो ए वाली इक्वेशन बना ली, दूसरा पॉइंट पुट करके एबीसी में फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, तीसरा पॉइंट पुट करके एबीसी में सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, दोनों एबीसी वाली इक्वेशन को सॉल्व कर देना। ठीक है ना, काम खत्म। थर्ड मेथड क्या आ गया बेटा हमारे पास? when plane is passing through 3 points, ठीक है, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? x minus x1, y minus y1, z minus z1 इन फर्स्ट रो ऑफ द डिटर्मिनेंट, सेकेंड रो में x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, थर्ड रो में और इक्वल टू खत्म। सेफ, बस सब कुछ गिवन ही होगा, तीनों पॉइंट तो गिवन है। आपको वैल्यू पुट करनी है। ये फॉर्मूला थोड़ी भूल देंगे, ये वाला फॉर्मूला थोड़ी भूल देंगे, आपने बोला आपने भूल गए तो हमें भूलना नहीं, बट भूल भी सकते हो। अब आ जाते हैं बेटा फोर्थ मेथड पे। फोर्थ मेथड में क्या होगा बेटा हमारे पास कि आपको अगर इंटरसेप्ट्स गिवन हो, ठीक है, और इंटरसेप्ट को हम डिनोट करेंगे कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी से। अब इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं? पोर्शन ऑफ एक्सेस कट बाय प्लेन। एक प्लेन एक्सेस के, एक्सेस मतलब एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ई एक्स से मतलब तीनों एक्सेस आ गए इसमें, ठीक है। एक्स एक्सेस होगी, वाई एक्सेस होगी, जेड एक्सेस होगी, कंबाइनली तीनों क्या बोल दिया हमने? एक्सेस। जब जितने भी उनके पोर्शन कट हो रहे हैं बाय प्लेन, जैसे डायग्राम समझो, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है। कोई सरफेस इस तरह से है,
ठीक है, ट्रायंगुलर सरफेस समझ लो एक तरह से, एक पिरामिडिकल सरफेस समझ लो कि उसने एक्स एक्सिस का ए पॉइंट ए ओरिजिन से लेकर जहां तक कट करा उसकी लेंथ ए है, वाई एक्सिस को जहां तक कट करा वो बी है, और जेड एक्सिस को कट करा जहां तक सी है। तो प्लेन की इक्वेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आया कि अगर प्लेन आपके पास कट कर रहा है ये इंटरसेप्ट, तो शो करो कि जो प्लेन की इक्वेशन होगी वो ये है। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें ना, बट शो करो कि प्लेन की इक्वेशन ये है। ठीक है, तो वो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब होंगे तब करवाऊंगा। सिंपल है, आप अभी भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अगर ये हमारे पास डिस्टेंस x है तो बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? a, 0, बिकॉज x एक्सिस पर है। इसके इसके 3 पॉइंट पता लग गए, इस फॉर्मूले पुट कर दो, अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, शफल करना पड़ेगा, ये आ जाएगा। क्लियर? ये हो गया फोर्थ मेथड। एक बार क्वेश्चन देख लें इंटरसेप्ट वाले पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा वापस 11.3 पर क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन। तो आपको इंटरसेप्ट्स निकालने जितने प्लेन ने कट करें। तो 11.3 क्वेश्चन नंबर 7। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको दे रखी है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5। तो आपको इंटरसेप्ट बनाने हैं, मतलब आपको कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए पहले इस जनरल इक्वेशन को आपको इंटरसेप्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके सबसे पहले राइट हैंड साइड पर क्या होना चाहिए? 1। तो सबको किससे डिवाइड कर दोगे? तो 2/5 ऑफ x प्लस y/5 माइनस z/5 इक्वल टू 1। और x y z के कोएफिशिएंट में क्या आना चाहिए? ऊपर 1। तो उसको कैसे लिखोगे? x अपॉन 5/2, ये y अपॉन 5 और ये प्लस z अपॉन -5। सो देयरफॉर a कितना आ गया? x इंटरसेप्ट, b यानी y इंटरसेप्ट और c यानी कि z इंटरसेप्ट वो आ गया -5। काम करना, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस। तो y इंटरसेप्ट 3 है, मतलब b कितना है? 3 एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन। पैरेलल वाला है, पैरेलल टू ZOX प्लेन। तो क्या हमारे पास वो कट होंगे कभी? ठीक है, तो इसकी इक्वेशन सिर्फ क्या बनेगी? y/3 इक्वल टू 1। तो यानी y इक्वल टू, जब किसी जो पैरेलल बनता है उसमें x के कोएफिशिएंट्स उड़ जाते हैं। ठीक है, अगर पैरेलल है ZOX प्लेन के, मतलब वो कौन से प्लेन के अंदर है? सिर्फ y प्लेन के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर? और कोई क्वेश्चन इंटरसेप्ट वाला? आ जाओ बेटा मिसलेनियस पर, क्वेश्चन नंबर 21। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 21। चलिए इसको चलो बाद में करेंगे, बिकॉज 2-3 डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा पहले। तो अभी इक्वेशन की बात करते हैं। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिफ्थ मेथड, ये थोड़ा लेंथी मेथड है। ठीक है, इसमें क्या करना है बेटा कि व्हेन जो प्लेन है वो पास कर रहा है किससे? व्हेन प्लेन इज पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो जिस प्लेन की आपको इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, वो ऑलरेडी किससे पास कर रहा है? दो गिवन प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। क्योंकि जब भी दो प्लेन्स आपस में कट करेंगे तो क्या बनाएंगे? एक लाइन। ठीक है, जैसे आपके रजिस्टर में जहां पर दो पेज ज्वाइन हो रहे हैं
तो दोनों पेज एक सरफेस है, अलग अलग दो प्लेन है, कट कर रहे हो तो क्या बन रही है, एक लाइन बन रही है, ठीक है, तो प्लेन उससे पास कर रहा है। अब इसमें सबसे ज्यादा वेराइटी है क्वेश्चंस की, ठीक है। तो होगा क्या, इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले आपको गिवन प्लेन्स लिखने होंगे, ध्यान से समझना इसको। आपने उनको नाम दिए P1 और P2, ठीक है ना। मेक श्योर कि आपने कौन सी फॉर्म यूज करनी है, कार्टेशियन फॉर्म, और अगर वेक्टर में दे रखा है तो पहले इसको किसमें कन्वर्ट कर दोगे, कार्टेशियन। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन जो आएगी, उसको हमने नाम दे दिया P, वो क्या बनेगी, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड प्लेन, ठीक है, जो LHS ऑफ P1 है, ठीक है, जो LHS है फर्स्ट प्लेन का वो प्लस लैम्डा टाइम्स जो LHS है P2 का। सेम राइट हैंड साइड पर P1 प्लस, उसको तो ऐसे लिख दो, और D1 ऐसे, सेम P1 प्लस लैम्डा P2, बट ये कौन से वाला पार्ट, RHS वाला पार्ट, जो कांस्टेंट वाला पार्ट होता है, और ये वाला कौन से वाला पार्ट, LHS वाला पार्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यूज करनी होगी कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन होगी, जिससे आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, लैम्डा, सब क्या फाइंड आउट कर लोगे, लैम्डा, और लैम्डा फाइंड करते ही आप इसमें पुट करोगे जब, तो आपको रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। अच्छी बात समझ में आती है, पर ये नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ उसमें किस किस तरह से बन सकते हैं, क्योंकि अब ये कंडीशन जो है उसके बेस पर सारा काम होता है। जनरली 4 नंबर में आता है क्वेश्चन, आधा एक नंबर मिल जाएगा। अब इसके लिए क्वेश्चन लिखो बेटा, 11.3 पर आ जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, 11.3 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में आपको बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। तो कई बार बोलेगा पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, कई बार सिंपली क्या बोलेगा, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। दोनों का मतलब क्या है, सेम। तो जो गिवन प्लेन्स है पहले वो लिखते हैं हम लोग, गिवन प्लेन्स आर, बेटा P1 क्या दे रखा है, जल्दी बोलो, 3x माइनस वाई, तो 2z इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमेशा कांस्टेंट टाइटल साइड पर। फिर P2 x प्लस वाई माइनस z प्लस z इक्वल टू, ठीक है। एंड द पॉइंट 1 2 2 1, तो पॉइंट वाला काम बाद में देखते हैं, पहले दो प्लेन्स दे रखे हमारे को, कार्टेशियन में आ गई। हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन P इज, क्या बनेगी इक्वेशन P की, फर्स्ट प्लेन का LHS प्लस लैम्डा, सेकंड प्लेन का LHS इक्वल टू फर्स्ट प्लेन का RHS प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन का। यहां तक कोई दिक्कत है ना। फिर आपने क्या करना है, यहां पर बेटा कोफिशिएंट्स इकट्ठे करने हैं, किसके, सबसे पहले x के। तो x का इधर कोफिशिएंट कितना है 3, और इधर कितना हो जाएगा प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई होने के बाद, फिर बीच में प्लस साइन रखना है, और y का कोफिशिएंट इकट्ठे करना है। y कोफिशिएंट क्या बनेंगे, ठीक है, तो ये माइनस इधर रखना है, बाहर नहीं लेके जाना। ऐसे z के क्या बनेंगे, और इक्वल टू क्या आ गया, ये 4 प्लस 2 लैम्डा। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब जो कंडीशन यूज होनी है बेटा, इसके आगे से यूज होनी है। तो क्वेश्चन में कौन सी एडिशनल बात बोली है,
कौन सा पॉइंट है ये? ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़ो। कौन से प्लेन पे? जो रिक्वायर्ड प्लेन, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि प्लेन पी पासेस थ्रू, किससे पास कर रहा है? 2 to 1 से। क्वेश्चन में क्या बना? तो बेटा अगर ये प्लेन की इक्वेशन है, ये पॉइंट उससे पास कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या करेगा? सेटिस्फाई करवाएगा। तो दैट मीन्स क्या आएगा? खुद बोलो। 3 प्लस लैम्डा इंटू 2, आगे 2 प्लस लैम्डा इंटू इक्वल टू 4 प्लस, जल्दी से सॉल्व करके बताओ कि लैम्डा कितना आ रहा है। -2/3 आ रहा है सबका। तो लैम्डा आ गया -2/3। अब इसको किसमें पुट कर देंगे हम लोग? फर्स्ट। तो बन जाएगा 3 - 2/3x प्लस -1 -2/3 y प्लस 2 - 2/3 z इक्वल टू में 4 प्लस 2 इंटू -2/, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बन गई है? 9 - 2 7x/3, ये हो जाएगा -5y/3, हो जाएगा प्लस 4z/3 इक्वल टू 12 - 4 8/3। तो 3 सब में से हट गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया? ठीक है। तो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? इस कंडीशन पर। तो पहले हमारे को एक तरीका पता लग गया। कंडीशन क्या है कि जो रिक्वायर्ड प्लेन होगा वो किससे पास करेगा? एक पॉइंट से, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन क्या होगी कि P passes थ्रू पॉइंट। तो हमने क्या करना है? पॉइंट को जो हमने जनरल इक्वेशन बनाई होती है उसमें सेटिस्फाई करवा के लैम्डा निकालना है। अब इसी में दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो P है वो परपेंडिकुलर है एक और प्लेन के, उसको हमने बोला P3। प्लेन क्या है? परपेंडिकुलर है P3 के। इतनी बात समझ में आई? जैसे ये इक्वेशन बनी है फर्स्ट, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। अब ये A1 B1 C1 किसके डायरेक्शन रेशियो बनेंगे? P के। तो P की इक्वेशन ये चल रही है, तो इसमें डायरेक्शन रेशियोस क्या हो देंगे? 3 प्लस लैम्डा -1 प्लस लैम्डा और 2 प्लस लैम्डा, है ना। और A2 B2 C2 किसके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे? P3 के। तो उसकी तो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। जी बात समझ में आई सबको? अगर समझ में आई है तो 11.3 का ही क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो। 11.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करो, स्टार्ट कर दो करना।
हो गया? क्या आंसर आ रहा है? चेक करो, x माइनस जेड इक्वल टू -2 आ रहा है? सबका आगे तो बेटा आगे बढ़े, कर लो कर लो। तुम्हारा साइंस वालों का जेई में कब है एग्जाम? हाँ 20 भी आएंगे, डेट्स नहीं है क्या? खुद चूज करना है, सबने भरा है तो सब कुछ देने के अंदर है। डन, आंसर मैच करना पड़ा, x माइनस जेड इक्वल टू -2। अब देखो इसमें थर्ड कंडीशन क्या आ सकती है कि जो प्लेन P है वो पैरेलल है किसी भी एक एक्सिस के। तो आपने क्या करना है, पुट कोफिशिएंट ऑफ दैट एक्सिस इक्वल टू 0।
जैसे अगर प्लेन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो एक्स के कोफिशिएंट को 0 पुट करा तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? इसी में एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास कि ये प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3, क्योंकि मैंने एक्स के कोफिशिएंट को 0 पुट कर दिया तो वापस लैम्डा -3 पुट कर दो। अगर बोलेगा यदि y के पैरेलल है तो क्या करोगे आप? -1 प्लस लैम्डा को 0 पुट कर दोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो एनसीईआरटी में भी जितने क्वेश्चन है हमारे पास उसमें सिर्फ ये 3 वेरिएशन, ठीक है, 2 वेरिएशन और है हमारे पास। या फिर कई बार क्या करेगा, चौथी वेरिएशन आप लोग समझ सकते हो कि रिलेशन आपको देगा किसके बीच में? इंटरसेप्ट्स के बीच में। जब हम इंटरसेप्ट पढ़ चुके हैं तो ये कर सकते हैं हम लोग। जैसे बोलेगा कि भाई ये रिक्वायर्ड प्लेन है, तो आपका जो ट्वाइस ऑफ, मतलब इस तरह से बोल देगा कि ट्वाइस ऑफ एक्स इंटरसेप्ट जो है वो इक्वल है किसके? थ्राइस ऑफ जेड इंटरसेप्ट के। ये आपको ऐसी कंडीशन दे दी, तो क्या करना होगा बेटा? पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हमें कन्वर्ट करना होगा इसमें इंटरसेप्ट को। तो कैसे करोगे? पहले राइट हैंड साइड पे 1 बनाएंगे, तो 3 प्लस लैम्डा अपॉन 4 प्लस 2 लैम्डा एक्स, फिर -1 प्लस लैम्डा अपॉन 4 प्लस 2 लैम्डा वाई, प्लस 2 प्लस लैम्डा अपॉन में 4 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 1। फिर वही कि न्यूमरेटर में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए? तो कैसे लिखोगे इसको? x अपॉन में अपॉन 3 प्लस लैम्डा, फिर y अपॉन में 4 प्लस 2 लैम्डा अपॉन में, और इस तरह से z अपॉन इक्वल टू। अब क्या बोला है कि भाई ट्वाइस ऑफ x इंटरसेप्ट इज थ्राइस ऑफ z इंटरसेप्ट, सो दैट मींस ट्वाइस ऑफ x इंटरसेप्ट का मतलब ट्वाइस ऑफ 4 प्लस 2 लैम्डा अपॉन में 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? थ्राइस ऑफ 4 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 2 प्लस लैम्डा। कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व कर दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए भी 4 इसमें पढ़ेंगे कि अगर प्लेन पास कर रहा है किसके? इंटरसेक्शन से। क्लियर इतनी बात सबको? ठीक है, आज अभी यहीं तक करते हैं, ठीक है, बाकी फिर हम बाद में कंटिन्यू करेंगे प्लेन को। बट अभी प्लेन बचा हुआ है, ठीक है। इक्वेशन वाला पार्ट में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बचा है, ठीक है। उसके बाद जो प्लेन के अपने कॉन्सेप्ट है कि एक पॉइंट और प्लेन के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। फिर जैसे नेक्स्ट टॉपिक हम बनाएंगे कि अगर प्लेन और लाइन आपस में कट कर रहे हैं तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं, या फिर दो लाइंस आपस में कट कर रही हैं तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने वाले क्वेश्चन हैं वो कैसे करेंगे।